जय हिंद। कल हम लोगों ने मानवाधिकार के बारे में चर्चा की थी कि मानवाधिकार क्या है। आज इन्हीं मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में जो अधिनियम बना है उस अधिनियम की चर्चा हम लोग करेंगे। तो अधिनियम का नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम में 2006 में संशोधन हुआ। ठीक है। अधिनियम 28 सितंबर 1993 को बना। 28 सितंबर 1993 को बना और इस अधिनियम में 8 अध्याय 43 धाराएं हैं। मतलब मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान कितने अध्यायों में बटे हैं? 8 अध्यायों में बटे हैं। और कितने पॉइंट्स हैं उसमें? 43 पॉइंट्स हैं। इसी को हम धाराएं कहते हैं। तो देखिए, किसी भी अधिनियम की जो पहली धारा होती है उसमें अधिनियम का अर्थ, उसके विस्तार के बारे में बताया जाता है। तो पहली धारा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इस अधिनियम की मुख्य धाराएं हम आपको बता दे रहे हैं और उन्हीं धाराओं से स्पष्ट हो जाएगा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम में क्या प्रावधान है। तो इसमें ये देखिए, मुख्य धाराओं में पहली धारा ये है। पहली धारा, पहली तो हमने कहा अधिनियम का विस्तार होगा, तो पहली धारा को छोड़िए, धारा 2। धारा 2 में मानवाधिकारों का निर्धारण किया गया है, मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो मानवाधिकारों का निर्धारण लिख दें या परिभाषा भी लिख सकते हैं, निर्धारण। इसमें ये कहा गया है कि जीवन स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकार मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार मतलब धारा 2 में ये कहा गया है कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा से संबंधित अधिकार ही मानवाधिकार है। और इन चारों की बात मौलिक अधिकारों वाले भाग में की गई है। तो मौलिक अधिकारों वाले भाग में जो अधिकार हैं वही मानवाधिकार है। या जो 2 अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाएं हुई थी 66 में, जिसके बारे में हमने बताया था 76 में लागू हुई, तो उन प्रसंविधाओं में भी इन अधिकारों का उल्लेख है। यही मानवाधिकार है। अब देखिए, धारा 3 में इन मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। ठीक है, आयोग का गठन। तो धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई है। धारा 21 ये राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करती है। राज्य
मानवाधिकार आयोग का गठन। ठीक है, आयोग का गठन। इसी तरह धारा 30 है, धारा 30 ये मानवाधिकार न्यायालय का गठन करती है। मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकार न्यायालय मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेंगे और जांच के बाद यही मानवाधिकार न्यायालय उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा। अब न्यायालय है तो उसमें वकील होना चाहिए, तो एक सरकारी वकील होगा जिसको विशेष अभियोजन अधिकारी कहेंगे। है? तो धारा 31 में विशेष अभियोजन या अभियोजक, विशेष अभियोजन अधिकारी। अभियोजन अधिकारी का मतलब क्या है? ये वकील है, मानवाधिकार का वकील। ठीक है, तो मुख्य रूप से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में चार चीजों की चर्चा की गई है। एक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, यह राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, ये राज्य स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। फिर मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए मानवाधिकार न्यायालय होगा और उस न्यायालय में विशेष अभियोजन अधिकारी होगा, वकील होगा, मानवाधिकारों का वकील। तो ये चार अभिकरण आपको याद करने हैं। धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग, धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय, धारा 31 में विशेष अभियोजन अधिकारी। ये धाराएं इंपॉर्टेंट है। और एक धारा और इंपॉर्टेंट हुई कि मानवाधिकारों का निर्धारण या मानवाधिकारों को परिभाषित किस धारा में किया गया है? तो धारा 2 में जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा से संबंधित अधिकार को मानवाधिकार कहा गया है। ठीक, तो अब हम एक एक अभिकरण के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जो पहला अभिकरण है वो क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। ठीक, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना कब हुई थी इसको देखें। स्थापना ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। तो 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी और इसकी प्रकृति देखिए। ये 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना किस अधिनियम के
अंतर्गत हुई थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। अब देखिए प्रकृति इसकी, देखिए प्रकृति नेचर क्या है कि ये एक संवैधानिक निकाय है कि वैधानिक निकाय है। तो मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। सार्वजनिक निकाय है, ठीक है। यह एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है, वैधानिक सार्वजनिक निकाय। तो देखिए एक होता है संवैधानिक निकाय और दूसरा होता है वैधानिक निकाय। तो ये संसद के अधिनियम से स्थापित हुआ है और इसका काम यही है कि मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करके सरकार को रिपोर्ट दे देना। तो सरकार मतलब स्वयं दंड नहीं देगा, केवल जांच करेगा और सरकार फिर क्या है, सरकार फिर उस उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अभियोजन चलाएगी और उसे दंडित किया जाएगा, ठीक। या स्वयं दंड नहीं देता। दूसरी चीज ये है, प्रकृति के बाद हम देखेंगे गठन। इसका गठन देखिए, गठन अभी बताए हैं धारा 3 में है? तो गठन में देखिए धारा 3 में है, ये कैसा आयोग है, कितने सदस्यीय। गठन में आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, कितने सदस्यीय, 8 सदस्यीय आयोग है। 8 सदस्यीय आयोग है, 8 सदस्यीय आयोग, ठीक। अब इन 8 सदस्यों में अध्यक्ष देखिए, इसका एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष, ठीक, अध्यक्ष होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्याय, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मतलब रिटायर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। तो इसके पहले अध्यक्ष देखिए, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। तो पहले अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, कौन है? HEL दत्तू। लेकिन दिसंबर 2020 में ये रिटायर हो गए हैं, लेकिन शायद अभी किसी नए की नियुक्ति नहीं हुई है। तो HEL दत्तू, न्यायमूर्ति HEL दत्तू, तो दिसंबर 2020 में रिटायर, दिसंबर 2020 में रिटायर, ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, रिटायर। अब देखिए पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन न्यायाधीश है, तो उस समय अगर आ गए कोई तो उन्हीं का नाम होगा, नहीं तो हो सकता है यही ऑप्शन बना दे, इसीलिए आपको लिखा दिया गया है। तो
8 सदस्यीय आयोग हो गया। दूसरी चीज देखिए, सदस्य कौन होंगे? सदस्य में आपको बताया गया कि एक अध्यक्ष है, 7 सदस्य हैं। 7 सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट का पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश, पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश, ठीक है, पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश। तो एक सुप्रीम कोर्ट का पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश होगा, एक हाई कोर्ट, एचसी का मतलब हाई कोर्ट का पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश होगा, ठीक। अगला, 2 मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले लोग होंगे, 2 सदस्य मानवाधिकार के जानकार, मानवाधिकार के जानकार, 2 सदस्य मानवाधिकार के जानकार होंगे, ठीक। और 3 पदेन सदस्य होंगे, 3 पदेन सदस्य। पद विशेष धारण करने के कारण जो पद मिलता है वही पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य में कौन होंगे? अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी, दूसरा जनजाति एसटी, तीसरा महिला आयोग के अध्यक्ष मतलब इन 3 आयोगों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे। कौन आयोग? एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे। 3 ये हो गया। 2 सदस्य मानवाधिकारों के जानकार होंगे, 5 सदस्य हो गए। एक हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होगा। तो 2 ये हो गए, 5 2 7, एक अध्यक्ष 8। तो 8 सदस्यीय आयोग होगा। ये क्लियर? अब देखिए, गठन के बाद अगली चीज हम आपको बताते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। तो कोई भी आयोग या कोई भी संस्था आप पढ़ते हैं तो उसमें पहली हेडिंग जो बनती है गठन की बनती है, दूसरी हेडिंग जो है नियुक्ति की बनती है। तो आपको धारा याद करने की जरूरत नहीं है और वही गठन वाली धारा याद कर लीजिए। और अगर पूछा भी जाता है तो केवल हेडिंग का क्रम अगर याद है तो निकाल लेंगे। तो पहला क्या है? गठन, दूसरी नियुक्ति। इसका मतलब गठन धारा 3 में है तो नियुक्ति धारा 4 में होगी और पदावधि हटाया जाना धारा 5 में होगी। तो सिस्टम ही है। तो नियुक्ति देखिए, नियुक्ति ये किसमें है? नियुक्ति धारा 4। तो धारा 4 में नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो राष्ट्रीय स्तर पर चाहे कोई आयोग हो चाहे कोई अधिकारी हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। सिफारिश पर
राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसका मतलब प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली चयन समिति जिन नामों की सिफारिश करेगी, राष्ट्रपति उन्हीं को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त कर देगा। ये क्लियर हुआ? अब देखिए, यहां आपको ये देखना है चयन समिति में कौन कौन से लोग होंगे। चयन समिति में कौन कौन से लोग होंगे? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होगा, चयन समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। सदस्य कौन होगा? है सदस्य, देखिए सदस्य कौन होंगे? सदस्यों में गृह मंत्री होगा, गृह मंत्री। और कौन होगा? लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, मतलब विरोधी, लोकसभा में विरोधी दल का नेता और लोकसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा। अगले सदस्य कौन होंगे? राज्य सभा के सभापति और नेता प्रतिपक्ष। तो राज्यसभा में भी विरोधी दल का नेता होगा, तो विरोधी दल का नेता और सभापति इसके सदस्य होंगे। तो इतने सदस्य होंगे। तो यही प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति जिन नामों का सिफारिश करेगी, राष्ट्रपति उन्हीं नामों को नियुक्ति दे देंगे। ठीक, और इसमें याद करने में कुछ है भी नहीं। चयन समिति में प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, सभापति होंगे और विपक्ष का नेता होगा। तो ये तो नियुक्ति हो गई। नियुक्ति, अब देखिए नियुक्ति के बाद पदावधि और हटाया जाना देखेंगे। पदावधि और हटाया जाना, तो पदावधि और हटाया जाना क्या है? पदावधि दो हेडिंग में देख लेते हैं। पदावधि इनकी कितनी होगी? इनकी पदावधि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए आयु तक। मान लीजिए कोई 68 वर्ष में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ, तो केवल कितने साल रहेगा पद पर? 2 साल रहेगा, क्योंकि 68 2 70। ठीक, हटाया जाना, देखिए हटाया जाना क्या है? हटाया जाना कौन हटाएगा? न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति हटाएगा। हैं? न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, हटाएगा। कब हटाएगा? हैं? किन आधारों पर? यह आधार भी देख लीजिए, किन आधारों पर हटाएगा या किन आधारों पर हटाया जा सकता है। तो 3 आधार हैं इसके। जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि यह भ्रष्ट व्यक्ति है,
तो राष्ट्रपति उसे हटा देगा। दूसरा क्या है, अक्षमता के आधार पर, अपना कार्य करने में अक्षम हो गया है, ठीक है, उस आधार पर भी न्यायालय संस्तुत करेगा तो राष्ट्रपति हटा देगा। तीसरी चीज, लाभ का पद धारण करने की स्थिति में, लाभ का पद धारण करने पर भी हटा देगा। करने पर, लाभ का पद धारण करने पर हटा देगा। तो ये हटाया जाना हो गया। तो आपको याद करना है कि न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएगा किन आधारों पर? भ्रष्टाचार, अक्षमता और लाभ का पद धारण करने की स्थिति में हटाएगा। अब देखिए इसकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताते हैं। कार्य एवं शक्तियां क्या हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो देखिए कार्य एवं शक्तियां, ये धारा 12 में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो याद कर लीजिए। कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, ये किसमें है? धारा 12 में। धारा 12 में। तो कार्य इसका क्या है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की कोई शिकायत मिलने पर मानवाधिकारों की जांच करता है? तो पहला कार्य यही हो गया। उल्लंघन की, कहीं उल्लंघन की शिकायत मिलने पर, शिकायत मिलने पर जांच करना। उल्लंघन की शिकायत मिलने पर जांच करना। किसके उल्लंघन की? मानवाधिकारों, पूरा चाहे लिख लीजिए। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर जांच करता है। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज, जेलों आश्रमों, अस्पतालों की जांच करना। तो देखिए ये ऐसे स्थल है, यहाँ से मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें अक्सर आती हैं कि जैसे जेलों में पुलिस वाले कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। जो विधवा आश्रम है या बेसहारा बालिकाओं का आश्रम है, वहाँ भी बालिकाओं का शोषण होता है, विधवाओं का शोषण होता है, वहाँ भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना ज़्यादा है। और अस्पतालों में किस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, ये आप बखूबी जानते हो। इसके अलावा देखिए और क्या है कि ये मानवाधिकारों के संबंध में अनुसंधान और विकास का भी कार्य करता है। मानवाधिकारों के संबंध में अनुसंधान और विकास का कार्य, अनुसंधान और विकास का कार्य। तो मानवाधिकारों के संबंध में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है और मानवाधिकारों के संबंध में ही जनता को जागरूक करता है। जनता को जागरूक करता है। तो ये जागरूकता अभियान भी चलाता है। जागरूक
जागरूक करता है तो देखिए पोस्टर बैनर के माध्यम से मानवाधिकारों के संबंध में जनता को जागरूक करता है कि अपने अधिकारों को पहचानो। उन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप शिकायत कैसे और कहां पर दर्ज करा सकते हैं, इन सब के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इतना ही नहीं, उल्लंघनकर्ता को सम्मन जारी करके अपने पास बुला लेता है। सम्मन का मतलब ये चिट्ठी जारी करेगा कि आप मानवाधिकार आयोग में फला तारीख को इतने बजे उपस्थित हों। उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध सम्मन जारी करके, सम्मन का मतलब बुलावा पत्र, सम्मन जारी करके बुला सकता है, जारी करके अपने पास बुला सकता है, अपने पास बुला सकता है, पास बुला सकता है। ठीक। और मुख्य कार्य यही है। अब इसी से संबंधित अनेक कार्य आप निकाल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये 4 आप याद कर लेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है। क्या? मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर मानवाधिकारों की जांच करता है, जेलों, आश्रमों, अस्पतालों की जांच करता है, मानवाधिकार के संबंध में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है, और मानवाधिकारों के संबंध में जनता को जागरूक बनाता है। उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सम्मन जारी करके अपने पास बुला सकता है। एक चीज देखिए, अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको देता होगा? अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र और सरकार को देता है कि देखिए कहां कहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ये रिपोर्ट है, अब आप उस पर कार्रवाई कीजिए। वार्षिक रिपोर्ट केंद्र व राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार को देता है। ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट केंद्र या राज्य सरकार को देता है। ठीक। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अब आते हैं। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, वही चीज है, उसी तर्ज पर इसका भी गठन किया गया है। कि देखिए गठन में तो अभी बताया था, अनुच्छेद धारा कौन? 21, धारा 21। ये देखिए, ये 5 सदस्यीय आयोग होगा, 5 सदस्यीय आयोग, 5 सदस्यीय आयोग होगा। ठीक। अब 5 सदस्यीय आयोग होगा तो इसका अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। फिर वही एक सदस्य हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होगा, एक जिला जज होगा, एक मानवाधिकार का जानकार होगा, एक पदेन सदस्य होगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए, है वही तरह, उसी तरह पर। इसमें अब देखिए, इसकी गठन के बाद अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कैसे होगी?
नियुक्ति। गठन 21 में है तो नियुक्ति 22 में होगी। ठीक है, नियुक्ति कैसे होगी? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली, वहां राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, यहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति की सिफारिश पर, चयन समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब देखिए चयन समिति में सदस्य कौन होंगे? वही होंगे, अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होगा और सदस्य गृह मंत्री होंगे, विधान सभा के अध्यक्ष होंगे और विधान परिषद के सभापति होंगे और दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेता होंगे। ठीक है, सेम वही चीज है। अगर लिखना हो तो लिख लें, चयन समिति के सदस्य, चयन समिति के सदस्य, समिति के सदस्य गृह मंत्री होंगे, गृह मंत्री। दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष और कौन? विधान परिषद के सभापति, सभापति और दोनों सदनों में प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष इसके सदस्य होंगे और इसी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो ये नियुक्ति हो गया। अब पदावधि सेम हो गई, 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक पदावधि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक, हटाया जाना सेम चीज हुई होगी, हटाया जाना न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, राज्यपाल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। तो न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि राज्य का भले हो लेकिन न्यायालय की सिफारिश पर इसे राष्ट्रपति ही हटाएगा, राज्यपाल नहीं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और हटाया किस आधार पर जाएगा कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, वह अक्षम हो गया हो, किसी लाभ के पद पर हो, तो उसी आधार पर हटाया जाएगा। अब देखिए कार्य एवं शक्तियां, तो केंद्रीय स्तर पर जो काम मानवाधिकार आयोग का है, राज्य स्तर पर वही काम राज्य मानवाधिकार आयोग का है। तो क्या है क्या करता है? जांच करता है मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच, शिकायतों की जांच, जो शिकायत है शिकायतों की जांच की सही है शिकायत की नहीं, जांच करता है? और क्या करता है? अस्पतालों आश्रमों का निरीक्षण करता है, निरीक्षण का कार्य, निरीक्षण का कार्य करता है, ठीक, जांच का कार्य करता है, निरीक्षण का कार्य करता है
विकास अनुसंधान का क्या करता है, विकास अनुसंधान, वही सारे कार्य ये भी करेगा जो कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। तो इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। अब देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अलावा और दो चीजें हमने इसमें बताया है कि एक मानवाधिकार न्यायालय और दूसरा लोक अभियोजक। मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकार न्यायालय धारा 30 में है। तो देखिए, हाई कोर्ट की सलाह पर राज्य सरकार जिले के किसी भी सत्र न्यायालय को या सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय घोषित कर सकती है। तो हाई कोर्ट की सिफारिश पर राज्य सरकार जिले के सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय घोषित कर सकती है। मानवाधिकार न्यायालय घोषित कर सकती है, न्यायालय घोषित कर सकती है। ठीक है। अब इस न्यायालय को वो सारी शक्तियां होंगी जो सिविल न्यायालय को होती हैं कि ये दंड दे सकता है। तो इस न्यायालय में मानवाधिकार के उल्लंघन का मुकदमा चलेगा और अगर मानवाधिकार का उल्लंघन सही पाया गया तो न्यायालय अपेक्षित दंड देगा या निर्धारित दंड देगा। अगला देखिए, विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक का मतलब वकील। धारा 31 में है, धारा 31 में। तो देखिए, राज्य सरकार विशेष अभियोजक की नियुक्ति, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लीजिए, हाई कोर्ट की सलाह पर राज्य सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। लोक अभियोजक का मतलब वकील, लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है, ये नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, नियुक्ति कर सकती है। और लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए 7 वर्ष की वकालत का अनुभव। जिस व्यक्ति को 7 वर्ष की वकालत का अनुभव हो, उसको राज्य सरकार मानवाधिकारों के संबंध में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। तो इसमें जो आपको याद करने वाली बातें हैं वो यही है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993। ठीक। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने सदस्यीय है? 8 सदस्यीय है। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर
पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। हटाया कैसे जाएगा? न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति उसे हटा देगा। ठीक। और कार्य क्या है? शिकायतों की जांच करेगा, अस्पतालों आश्रमों का दौरा करेगा, वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा, अनुसंधान विकास का कार्य करेगा और उल्लंघनकर्ता को अपने पास सम्मन भेजकर बुला सकता है। और सेम यही चीज राज्य मानवाधिकार आयोग में है। इसके बाद आपको मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया और विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? वैसे तो अगर हम देखें तो 96 में ही घोषणा हो गई थी, लेकिन वास्तव में 2002 में इसकी स्थापना हुई। तो यहाँ थोड़ा सा और बता दें, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग स्थापना 2002। पहले अध्यक्ष एपी मिश्रा थे। वर्तमान अध्यक्ष इसकी क्या है? एस रफत आलम है शायद। एस रफत आलम है वर्तमान अध्यक्ष। एस रफत आलम है। ठीक। तो ये आप जो करंट वाली चीजें हैं, तो जब करंट पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगी। करंट में जो नाम हम आपको लिखा रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको लिखाएंगे करंट वाले, हो सकता है तब तक बदल जाए, तो अपना देख लीजिएगा। लेकिन एस रफत आलम। तो इसी के साथ हम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को समाप्त करते हैं। अब अगला जनहित याचिका हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।